CH16 रिद्धि जी का पछतावा। अनाया अपने दादू से बोलती है, बड़ी मैं अब घर जा रही हूँ। तो रंजीत जी उसे रोकना चाहते थे, मगर उन्हें पता था अगर उन्होंने जबरदस्ती की तो अनाया का गुस्सा फट पिघलेगा, क्योंकि उसने जब पहले ही बता दिया था तो उसको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। अनाया ऋषभ को बताकर वहां से चली गई। प्रतिभा जी खुश नहीं थी अनाया को जाता देख। उन्हें अनाया बचपन से बेहद पसंद थी, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत, सभी चीजें। जब उस पर इल्जाम लगा तब भी उन्होंने कभी इस पर यकीन नहीं किया, और प्रतिभा जी को रिद्धि जी पर अफसोस होता था कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, जो गैर के बच्चे को बहुत प्यार देती है, मगर अपनी सगी बेटी के साथ सौतेले से भी बुरा व्यवहार। तब से वो उनसे कम ही बातें करती थी। सभी औरतें बातें कर रही थी तो उनमें से एक औरत बोली, वैसे मिसेज रायचंद, आपकी अनाया बहुत सुंदर है और काफी समझदार भी लगती है। आपने काफी अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। ये बात सुनकर रिद्धि जी बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी एक दूसरी औरत बोली, वैसे आप बहुत अच्छी माँ हैं। आपने रूहानी, रूही और रिधम को बिल्कुल सगी माँ बनकर पाला, और वो तीनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी एक और औरत बोली, वैसे हमने सुना है कि अनाया 4 साल की उम्र से ही हॉस्टल में रही है, ऐसा क्यों है? अब सभी रिद्धि जी के जवाब का इंतजार करने लगे। तो रिद्धि जी बोली, वो अनाया का घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मगर तभी एक औरत बोली, घर में कितने लोग थे, यहाँ तक कि आप भी तो थी। वो तीनों तो बनगे हो गए थे। आपको अनाया का ख्याल रखना चाहिए था। अगर हम अपने बच्चों को छोटी उम्र में अलग कर दे तो वो बिगड़ जाते हैं, या अगर उन्होंने गलत रास्ता ना भी चुना तो वो अपने माँ बाप से नफरत करने लगते हैं। मगर अनाया को देखकर नहीं लगता वो गलत संगत में है, क्योंकि वो तो बहुत मेहनती है, जिसने पहले स्कूल फिर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप किया। आप कामी खुशनसीब हो जो आपकी अनाया जैसी बेटी है। रिद्धि जी को अपने दिल में बहुत तकलीफ हुई जब उन्होंने सुना बच्चा अपने माँ बाप से नफरत करने लगता है। और ये सही भी तो था, क्योंकि अनाया को रिद्धि जी और अश्विन जी से नफरत हो गई थी, जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस मासूम का बचपन अनाथों जैसा बना दिया, जबकि उसके पास इतना बंगा परिवार था। अभी और बात होती कि उधर स्वाति जी आ गई और वो प्रतिभा जी और रिद्धि जी को देखकर बोली, आप लोगों ने अनाया को देखा? उसने खाना नहीं खाया है, कहाँ है वो? तो प्रतिभा जी बोली, शायद वो घर चली गई। तो स्वाति जी बोली, ये लड़की ना बिना खाना खाए चली गई और वहां से चली गई। सब लोग बोलने लगे, मिसेज रायचंद अनाया से बहुत प्यार करती हैं शायद। तभी प्रतिभा जी बोली, हाँ बिल्कुल, वो और उनके दोनों बेटे और राघव भाई साहब भी अनाया से बहुत प्यार करते हैं। वो तो उसे गोद लेना चाहते थे, मगर फिर उन्होंने सोचा शायद रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा ना लग जाए, इसलिए उन्होंने ये बात छोड़ दी। और वैसे भी वो उससे बहुत प्यार करते हैं, अगर गोद नहीं भी ले पाए उनका प्यार तो कम नहीं होगा। अनाया बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे भी वो बेहद पसंद है। जब प्रतिभा जी ने गोद लेने वाली बात बोली तो एक औरत बोली, हाँ, गोद लेने वाली बात से रिद्धि जी और अश्विन जी को बुरा लग सकता है। आखिर कोई अपने खून और अपने जन्मे बच्चे को कूद से दूर थोड़ी कर सकता है। आपको पता है मिसेज राजावत, मेरी भी 2 बेटियां हैं। एक बार मेरी छोटी बेटी ने बनगाई बेटी को दूर धक्का दे दिया, जबकि वो अपनी बनगाई बहन से बहुत प्यार करती थी, मगर फिर भी उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि हम उसकी बनगाई बहन को ज्यादा अटेंशन देते थे और उसको जैसे भूल ही गए थे, क्योंकि बनगाई बेटी थोड़ी भोली है, बस इसलिए। मगर सिर्फ हमारी गलती की वजह से दोनों बहनों के रिश्ते बिगड़ गए। इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं थी, ये गलती हमारी थी कि हमने ऐसा किया। मगर वक्त रहते मुझे समझ आ गया और आज वो दोनों बहनें एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कती हैं। वो देखिए, मेरी दोनों बेटियां, सबने वहां देखा तो दोनों बहनें एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। प्रतिभा जी बोली, मिसेज दीवान, क्या आपने उसे जब उसने अपनी बनगाई बहन को पुश किया तो सजा नहीं दी, मतलब उस पर हाथ उठाया या बाहर पीने के लिए क्यों नहीं भेजा? तो मिसेज दीवान बोली, मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी उसके साथ बांट कर खाती थी। तो मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, वो तो दीदी से प्यार करती है ना।
तो वो बोली नहीं, मैं अब प्यार नहीं करती। तो मैंने पूछा क्यों? तो वो बोली सब दीदी से ही प्यार करते हैं, सब उनका ही ध्यान रखते हैं। तो मैंने उससे बोला पहले तो आपको प्रॉब्लम नहीं थी। तो पता है मेरी छोटी बेटी ने क्या कहा? पहले तो मम्मा मुझे भी प्यार करती थी दीदी की तरह, मगर अब वो बस दीदी से प्यार करती हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दीदी को प्यार मत करो, मगर थोड़ा सा ही मुझे भी प्यार चाहिए। मम्मा क्या मैं गंदी हूँ जो अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो दीदी के साथ लिंगाई भी नहीं करती। मम्मा सॉरी, मैंने कोई गंदी बात की तो प्लीज आप मुझे ऐसे इग्नोर मत करो ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। जैसे कि मेरा कोई नहीं है। मैं दीदी को परेशान भी नहीं करूंगी। जब मैंने ये बातें सुनी तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। बस तभी से मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया, जिससे दोनों का रिश्ता और अच्छा हो गया और मेरी बेटी भी गलत रास्ते नहीं गई। सब उनसे बहुत खुश हुए। प्रतिभा जी बोली, मिस दीवान आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपके एक अच्छे डिसीजन की वजह से आपकी दोनों बेटियां एक साथ खुश हैं। वहीं रिद्धि जी का गिल्ट और बढ़ गया और आज उन्हें अपने किए का बहुत पछतावा था, मगर उन्होंने वक्त रहते ये बात नहीं समझी और नतीजा ये है कि अनाया को रिद्धि जी ने खो दिया और उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH17 ऋषभ का मायरा को सुनाना। रिद्धि जी को आज पता चला कि उन्होंने गुनाह किया है, एक बच्ची से उसका बचपन छीनकर। वो अपनी आंखों की नमी छिपा रही थी, जिससे उनकी आंखें बेहद लाल हो गई थी और वो वहां से कुछ बहाना बनाकर चली गई। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर प्रतिभा जी उनके पीछे पीछे चली गई। रिद्धि जी जो कब से खुद को रोने से रोक रही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो वहां प्रतिभा जी खंगाई थी, जो कभी रिद्धि जी की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मगर अनाया के साथ वो सब होने के बाद आज उनकी दोस्ती में भी दूरियां आ गई थी। प्रतिभा जी बोली, रिद्धि क्या हुआ, तुम्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, मगर क्या फायदा, अब मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना रोका था, मत करो उस मासूम के साथ ऐसा। गलती भी हो गई तो उसे प्यार से समझाओ, मगर तुम अपने तीनों बच्चों के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हें उस मासूम सी 4 साल की बच्ची पर तरह नहीं आया। पहले पता है मुझे गर्व होता था कि तुम मेरी दोस्त हो जो किसी और के बच्चों को अपने सगे बच्चे की तरह प्यार करती है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम दूसरों का ध्यान रखते रखते और सिर्फ इसलिए कि लोग तुमसे ये कहेंगे कि सौतेली माँ सौतेली होती है, इसलिए अपने बच्चे को ज्यादा प्यार कर रही हैं। एक बात बताओ, इसमें गलत क्या था? अगर अनाया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता, वो सबसे छोटी थी, उस पर ही तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। मगर तुमने सच में लोगों के लिए अपनी जन्म दी हुई बेटी को छोड़ दिया और आज देखो जैसे तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक वैसे ही अब उसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एक बात और, तुमने उसे पैदा करके गलती की। जब तुम्हें लोगों की इतनी पिंगाई थी तो क्यों उसे इस दुनिया में लाई, ताकि उसके माँ बाप होकर भी वो अनाथों की तरह जिए। मगर अब तुम देखो, रिद्धि अपने एक गलत फैसले की वजह से तुम्हारी अपनी बेटी तुमसे नफरत करती है। शायद वो तुम्हें कभी माफ भी नहीं करेगी, मगर इसमें उसकी गलती नहीं है। तुम खुद सोचना, अगर तुम उसकी जगह होती तो तुम माफ कर देती। खैर चलो खाना खाने चले, वैसे भी तुम्हें अनाया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वहां से चली गई। वहीं रिद्धि जी बस एकटक जमीन को घूर रही थी और वो बोली, पाप तो किया है तूने, अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं अनाया से माफी लेकर रहूंगी, कभी तो मेरी बच्ची अपनी इस स्वार्थी माँ को माफ करेगी। वो भी अपना चेहरा धोकर खाने के लिए चली गई, मगर वहां कोई और भी था जो उनकी बातें सुन रहा था और बोला, माइन बेबी डॉल, तुम्हें एक नज़र देखकर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। और जान, आई प्रॉमिस, जो भी तुम्हें दर्द देगा उन सब की जिंदगी तबाह कर देगा, ये शिवाय राजावत। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे शिवाय थे, जो अपनी माँ को जाते देख उनके पीछे आया था उन्हें खाने को बुलाने के लिए। मगर जैसे ही उसने अपनी माँ की बातें सुनी और उन बातों में अनाया का जिक्र सुना, उसके कदम रुक गए। मगर जैसे जैसे वो बातें सुन रहा था, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको रायचंद परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सबसे ज्यादा रिद्धि जी पर, कि एक माँ होकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। वो भी वहां से खाने के लिए चले गया, उसे भी अपनी जान को देखना था। सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे, मेहमानों ने पहले ही खा लिया था
और वो लोग चले गए थे। और अभी राजावत और रायचंद फैमिली और साथ ही राठौर फैमिली भी वहां मौजूद थी। मोनिका भी वहीं थी। जैसे ही उसकी नज़र शिवाय पर पिंगाई वो उसे एकटक देखने लगी, मगर शिवाय ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, जिससे मोनिका को बेहद गुस्सा आ रहा था। मगर शिवाय को पता भी चलता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी खाने की टेबल पर थे। तभी रूहानी बोली, दादू अना कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? तो दादू बोले, नहीं, वो घर चली गई है। मैंने भी नहीं रोका, तुम्हें पता तो है शैतान बच्चे ने पहले ही बोल दिया था। अगर मैं उसे फिर भी रोकता तो उसे गुस्सा आ जाता। तभी मायरा बोली, इतना गुस्सा और जिद करना अच्छा नहीं हुआ दादू। वो बाहर रहकर बहुत बदतमीज हो गई है। कल भी वो कैसे बात कर रही थी। अभी दादू कुछ बोलते उससे पहले ही ऋषभ बोला, मिस राठौर माफ कीजिए, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है और आपको मेरी प्रिंसेस के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत उसके लिए मैं हूँ। वो ऋषभ रायचंद की प्रिंसेस है, वो जो करना चाहे कर सकती है। यहाँ तक अगर वो किसी का मर्डर भी कर देगी तब भी मैं उसका सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मेरी बच्चा कभी गलत काम नहीं करती। और आप उस दिन भी बहुत कुछ बोली थी मेरी बहन के बारे, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसके बारे कुछ भी बोलेगी और मैं सुनूंगा। ये आपको मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद वो भी बिना खाए वहां से चला गया। समिता जी मायरा को डांटते हुए बोली, मायरा ये क्या तरीका है किसी के बारे में बात करने का? हाँ, रही अनाया की बात, उसने कुछ गलत नहीं किया, ना कल ना आज। उसको मन किया तो चली गई। और रही गुस्सा और जिद की बात, तो जिद तो तुम भी करती हो, तो क्या तुम भी बदतमीज हो? और तुम बिना सच जाने उसके बारे में गलत बातें बोल रही थी, तो उसने तुम्हारा बस जवाब दिया। क्या तुम अपने बारे में गलत इल्ज़ाम बर्दाश्त करोगी नहीं ना? तो फिर आज के बाद अगर तुमने किसी के बारे बिना जाने गलत बातें बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की बातें सुन मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे अब अनाया को कैसे भी करके सबक सिखाना था। उसने सबसे माफ़ी मांगी और वहां से चली गई। गुस्सा तो शिवाय और सबको भी उस पर आ रहा था, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल स्माइल। CH18 मलिस्का कपूर। अब किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था। रायचंद फैमिली सबसे विदा लेकर अपने मेंशन के लिए निकल गई। मोनिका भी उनके साथ ही रायचंद मेंशन चली गई। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि मोनिका ने उसकी इंसल्ट की, मगर जब ऋषभ ने उसका सपोर्ट किया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो मन में बोली, पहले तो मैं बस उस रूहानी को अपना दुश्मन समझती थी, मगर आज से तुम भी मेरी दुश्मन हो। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, देख लेना। और डेविल स्माइल करने लगी। सभी लोग थोड़ी देर में मेंशन पहुंच गए तो दादू बोले, मोनिका जाओ रेस्ट कर लो अपने कमरे। तो मोनिका वहां से चली गई। तभी दादू सबसे बोले, आप सब यहीं रुकिए। सब लिविंग रूम में बैठ गए। ऋषभ और अनाया तो पहले ही सो चुके थे। दादू सभी को देखकर बोले, आप लोगों की वजह से आज हमारी बच्ची को कोई कुछ भी बोल देता है। आप लोगों की उस घटिया हरकत की वजह से अनाया, जो इस घर की सबसे छोटी बेटी है, उसे सबकी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। मुझे शर्म आती है तुम लोगों पर। इतना बोलकर वहां से उठे और राधिका जी के साथ अपने कमरे में चले गए। इधर हॉल में सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर कोई क्या ही बोलता, ये सच ही था। अनाया को आज कोई भी कुछ भी बोल देता था, सिर्फ उसके परिवार की वजह से, क्योंकि जो परिवार अपनी बच्ची पर भरोसा नहीं करता और लोग जब कुछ गलत कहते तब भी अनाया के सपोर्ट में नहीं बोलता, तो सबको यही लगेगा ना उसके आगे पीछे कोई सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो हम अगर कुछ बोल भी दें तो कुछ नहीं होगा। और सबकी हिम्मत बढ़ती गई। उदास मन से सब अपने अपने कमरे में चले गए। रिधान को भी अपने परिवार पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी अनाया और रूही से सबसे ज्यादा प्यार करता था, मगर अभी उसने उससे ठीक से बात नहीं की थी। स्वाति जी और राघव जी के कमरे में स्वाति जी बोली, मैंने कहा था ना राघव, अनाया ऐसा नहीं कर सकती, मगर तब सबने मुझे पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि रिद्धि ने मुझे ये तक कहा कि मैं उसकी बेटी को बिगाड़ रही हूँ, मगर आज वो अनाया की नफरत झेल रही हैं। आपने भी उसे ही गलत समझा, मगर आपने कभी उसे बुरा नहीं बोला, बस इसी बात की तसल्ली है मुझे। तो राघव जी के आंखों में नमी आ गई। वो अपने भराए गले से बोले, स्वाति जी हम भी उसके दोषी हैं,
जो हमने उस पर भरोसा नहीं किया। मगर हम भी उसको हॉस्टल नहीं भेजना चाहते थे, मगर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ये डर था इस वजह से हमारे रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। और आज मेरे उस फैसले ने अनाया को मुझसे भी दूर कर दिया। पहले वो मेरे पीछे कैसे भागती थी और सबसे ज़्यादा मेरे ही साथ खेला करती थी, मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाओ करके जिद करती थी। मगर अब उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जैसे सालों पहले मैंने मोगा, उसने कितना बोला था, डैड मुझे आपके साथ रहना है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मैंने कुछ नहीं किया। आज मेरी बच्ची मुझे एक नज़र तक नहीं देखती। यहाँ तक मैंने उसके मुंह से अपने लिए डैड भी नहीं सुना। बहुत दर्द होता है, मगर इसमें मेरी गलती थी, सजा तो मिलेगी ही। और देखो आज उसने मुझे सजा दे दी, मुझसे अपना मुंह मोड़कर, और उनकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। स्वाति जी बोली, आप चिंता ना करें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मगर इतनी जल्दी वो किसी को माफ नहीं करेगी। उस बच्ची को कितना हर्ट किया है सबने। फिर ऐसे दोनों सो गए। अगली सुबह सभी लोग डाइनिंग में बैठे हुए थे। अनाया भी कुछ ही देर में आ गई और अपने दादा दादी स्वाति जी, रिधान और ऋषभ को और रूहानी से बोली, गुड मॉर्निंग बडी स्वीट हार्ट, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग भैयू, गुड मॉर्निंग मिस रायचंद। इतना बोलकर अपनी सीट पर बैठ गई। वहीं रूहानी बहुत खुश थी कि अनाया ने उसे भी विश किया। हालांकि थोड़ा बुरा लगा उसका मिस रायचंद कहना, मगर फिर भी वो खुश थी। वहीं बाकी लोगों के दिल में एक टीस उठी। रिद्धि जी को बहुत बुरा लगा अनाया का स्वाति जी को मम्मा कहना, मगर वो कुछ कह नहीं पाए। अश्विन जी बहुत बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बाप होकर अपने ही खून को तकलीफ दे दी, उसके साथ नाइंसाफी कर दी। राघव जी को आज एहसास हुआ उनके चुप रहने से आज उन्होंने अनाया को खो दिया। वहीं रिधम और रूही को हर्ट हो रहा था कि उनसे बहुत बंगाई गलती हो गई अनाया को गलत समझ के, मगर अनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे इन लोगों से नफरत होती थी। जब भी उसे ये याद आता कि अनाया सिर्फ इन लोगों की वजह से मर गई। सभी ने नाश्ता किया और अपने अपने कामों में चले गए। आज भी रूहानी और रूही अनाया के साथ ही कॉलेज को गए। गाड़ाई में शांति थी, मगर रूही मिरर में एकटक अनाया को देख रही थी। जो बात अनाया ने भी नोटिस की, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद वो तीनों कॉलेज पहुंच गए और तीनों एक साथ कॉलेज के अंदर जाने लगे। तभी एक लड़की रूहानी से टकरा गई और उसका फोन गिर गया और टूट गया। जैसे ही उसने ये देखा उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो रूहानी को गुस्से में देखते हुए बोली, देखकर नहीं चल सकती, तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। तो रूहानी बोली, मगर इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ही रास्ते की जगह फोन देख रही थी। तभी वो लड़की जो सोच रही थी कि रूहानी उससे माफी मांगेगी, रूहानी भी मांगने वाली थी, मगर इस लड़की का एटीट्यूड देखकर यहाँ तक कि सारी गलती उसी लड़की थी। फिर भी वो रूहानी को सुना रही थी। तो ये है मलिस्का कपूर। इसकी फैमिली पॉलिटिक्स में होने की वजह से ये किसी से नहीं डरती, मगर इसको नहीं पता कि रायचंद फैमिली चाहे तो इनकी फैमिली को मिनटों में बर्बाद कर दे, मगर वो किसी को भी बेवजह नहीं परेशान करते थे। मलिस्का जैसे ही रूहानी पर हाथ उठाने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने देखा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे और भी गुस्सा आने लगा, मगर वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने देखा कोई छोटी लड़की जिसकी हाइट तो बहुत अच्छी थी, मगर वो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारी अनाया थी, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। मलिस्का ने अनाया की आंखों में ध्यान नहीं दिया, मगर उसकी खूबसूरती देखकर वो बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। मलिस्का बोली, यूं बिच। अभी उसने इतना ही बोला था कि अनाया ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि मलिस्का के कान सुन्न पड़ गए और उसके होठों के किनारे से खून रिसने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइलिंग फेस। CH19 मलिस्का का रूहानी से माफ़ी मांगना। अनाया के ऐसे थप्पड़ मारने से मलिस्का सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरी और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। उसे अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी मलिस्का ने खुद को संभालते हुए खंगा किया और अनाया की ओर अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो तुमने किस पर हाथ उठाया है।
अनाया बोली, बिल्कुल, मैंने ऐसी लड़की पर हाथ उठाया है जो अपनी गलती के बावजूद दूसरों से सॉरी सुनना एक्सपेक्ट करती है, और अगर उसकी बातें ना मानी जाए तो वो अपने बाप के पावर का रौब छांकती है। आई एम RYT मिस कपूर। यू मलिस्का इतना ही बोली थी कि अनाया बोली, जस्ट सट अप। मगर जैसे ही अनाया जाने को हुई, मलिस्का बोली, अब देखो मैं तुम्हें कैसे इस कॉलेज से निकालती हूँ। मेरे पापा पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ तक कि वो अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुक रखते हैं। ये सुनकर रूहानी डर गई, क्योंकि घर में थोड़े बहुत लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था कि दादू, अश्विन जी और राघव जी भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। मगर अब उन्होंने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया। मगर अभी भी वहाँ रायचंद फैमिली से द ड्रैगन RR का सिक्का चलता है, जो मौत का दूसरा नाम है, मगर उसका असली नाम और पहचान कोई नहीं जानता। अभी रूहानी कुछ बोलती तो अनाया मलिस्का को देखने लगी। उसके बाद बोली, ओ रियली, तुम मुझे कॉलेज से निकालोगी? ठीक है, जाओ निकाल के दिखाओ। अनाया को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते देख एक पल के लिए मल्लिका चौंक गई, मगर फिर बोली, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये कॉलेज तुम्हारे बाप का हो। अनाया बोली, बाप का ही है, मगर ये कॉलेज मेरे दादू ने और उनके दोस्त ने बनवाया है, रंजीत रायचंद ने। जैसे ही अनाया ने ये बोला, सब शौक होकर उसे देखने लगे। हालांकि अनाया को अपनी पहचान छुपाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब मलिस्का से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी अनाया उसके पास गई और उसके कान में बेहद ठंडी आवाज में धीरे से बोली, मिस कपूर, तुमने आज गलत पंगा ले लिया। अनाया से नहीं, अंडरवर्ल्ड क्वीन, बेरहम क्वीन। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारा बाप कैसे रहेगा। पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा घमंड है ना तुम्हें अपने बाप के पावर और पैसे पर। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मिस रायचंद से माफी मांगो, वरना तुम्हारी सांसें छीनने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, मेरी बातों को हल्के में लेने की गलती मत करना मिस कपूर। अनाया की बातें सुनकर अब मलिस्का के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसको थोड़ा समय लगा खुद को संभालने में, मगर फिर उसने रूहानी से माफी मांगी और तेज कदमों से वहां से चली गई। अनाया भी उसके बाद बिना कुछ बोले अपनी क्लास की तरफ निकल गई। रूही और रूहानी तो अभी भी शौक में थे, मगर दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और चमक थी। वो दोनों भी अपने क्लास में चले गए, मगर ये सब डिवाइन ग्रुप भी देख रहा था। आज रिधिमा रस्तोगी भी कॉलेज आई हुई थी और उसने अपने घर में अनाया की शिकायत की थी, जिससे वो लोग भड़के हुए थे। शायद आज वो लोग कॉलेज आकर अनाया को कॉलेज से निकालने को बोलेंगे, मगर ये सब देखकर वो सब लोग सदमे में थे, क्योंकि मलिस्का से सारा कॉलेज डरता था, क्योंकि उसके पापा का अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक था। मगर अनाया ने उस लड़की से माफी मंगवा ली। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था। मगर रिधिमा बोली, उसे मलिस्का के बारे पता नहीं होगा शायद, और वैसे भी उसकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ सुंदर और टापा होने के अलावा। इन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि ये लोग काफी दूर थे। मगर इन बेवकूफ लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अनाया का सरनेम रायचंद है और वो रूहानी और रूही के साथ नजर आती है। मगर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ये भी अपने माँ बाप के साथ अनाया के पैर में सिर रखकर माफी मांगेगी। उसके बाद वो लोग भी क्लास में चले गए, इस बात से अनजान कि कोई इनकी बातें छुपकर सुन रहा था और उसने किसी को मैसेज किया और वहां से निकल गया। इधर अनाया के क्लास में सब उसे देख रहे थे, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर भी आ गए और अपना लेक्चर लेने लगे। अनाया तो पहले से ही डॉक्टर हैं, मगर ये बात किसी को नहीं पता कि मेडिकल फील्ड में डॉक्टर नी को भगवान माना जाता है, जो सभी मेडिकल और आयुर्वेदिक का ज्ञानी है। ऐसे ही एक के बाद लगातार 4 लेक्चर हुए। उसके बाद सब लोग कैंटीन की तरफ चले गए। आज शिवन्या राजावत शिवाय की बहन भी कॉलेज आई हुई थी, मगर उसका सब्जेक्ट अनाया से अलग था। वो भी आरवी के साथ बैठी हुई थी। उन्हीं के साथ रूही और उसके दोस्त और रूहानी और उसके भी कुछ दोस्त बैठे हुए थे। अनाया को देखकर रूहानी बोली, अना यहाँ आओ। तो अनाया भी रूहानी के बगल में बैठ गई, मगर उसने किसी को एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि रूहानी ने सबको बता दिया था अनाया को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। रूहानी ने अनाया के लिए भी खाना ऑर्डर कर लिया। उसके बाद सब अपना अपना खाना खाने लगे। शिवन्या अनाया को एकटक देख रही थी।
आरवी और अनाया ने भी ये बात नोटिस की, मगर अनाया ने इग्नोर कर दिया और आरवी बाद में बात करेगी ये सोचकर चुप हो गई। अभी सभी खाना खा रहे थे कि पियून वहां आकर बोला, यहाँ अनाया रायचंद कौन है? तो अनाया अपने जगह से खंगाई हो गई और बोली, मैं हूँ। तो पियून बोला, आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। अनाया बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। इधर रूहानी को बहुत डर लग रहा था। उसने किसी को कॉल किया और बोली, भाई अना को आपकी जरूरत है, जल्दी से कॉलेज आइए। तो दूसरी तरफ से आवाज आए, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पहुंचता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइल स्माइल। CH20 ऋषभ की एंट्री। अनाया ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची तो उसने नॉक किया तो अंदर से कम इन बोला गया। अनाया ऑफिस के अंदर चली गई। उसने वहां देखा तो वहां रिधिमा रस्तोगी और पूरा डिवाइन ग्रुप और रिधिमा की माँ पापा दोनों मौजूद थे। अनाया जैसे ही अंदर आई, एक बार के लिए तो मिस्टर एंड मिसेज रस्तोगी भी उसे देखते ही रह गए, मगर जल्दी ही होश में आकर अनाया को गुस्से से घूरने लगे। मगर अनाया को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा और वो रिधिमा को चिंगाने वाली मुस्कान के साथ देखने लगी। फिर प्रिंसिपल से बोली, सर आपने मुझे बुलाया था। तो प्रिंसिपल बोले, मिस अनाया आपके खिलाफ कंप्लेन आए हैं। अंदर से उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मिस्टर ओल रायचंद यानी अनाया के दादाजी ने प्रिंसिपल से अपनी तीनों पोतियों का ध्यान रखने का बोला था, मगर वो कंप्लेन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते थे। ये बात रंजीत जी को पता है, मगर उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि कोई भी उन्हें बुली ना करे, बस इस चीज़ का ध्यान रखने को बोला था। अनाया बोली, कैसी कंप्लेन सर, और मैंने किया क्या है? तो प्रिंसिपल बोले, आपने मिस रिधिमा रस्तोगी को बुली किया और उन पर हाथ भी उठाया जिससे उन्हें चोट लगी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो अनाया बोली, सर मैं न्यू कमर स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे किसी को बुली कर सकती हूँ? तो रिधिमा सकपका गई क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। फिर भी गुस्से में बोली, तुमने मुझे पर हाथ उठाया, क्या तुम ये कहोगी तुमने ऐसा नहीं किया? तो अनाया के एक ठंडी नज़र से उसे देखा, फिर प्रिंसिपल सर की तरफ देखते हुए बोली, जी सर मैंने इन पर हाथ उठाया था। अभी वो और कुछ बोलती तभी मिसेज रस्तोगी बिफरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठाने की? अगर उसे ज़्यादा चोट लग जाती तो अनाया बोली, आवाज़ नीचे। मिसेज रस्तोगी, मुझे ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, और आपकी फूल की बच्ची बात करूं तो उसने पहले मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मैंने बस खुद को बचाया, इसमें गलत क्या है? वही सभी लोग अनाया को अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े देख रही थे। प्रिंसिपल रिधिमा को देखते हुए बोले, मिस रिधिमा अब आप क्या बोलेगी? आपने तो कहा आपने कुछ नहीं किया, मगर शुरुआत तो आपने की थी। अब बोलिए, आपको क्या सजा दूं न्यू स्टूडेंट को बुली करने के लिए? तो रिधिमा का चेहरा सफ़ेद पन गया और वो जल्दी से बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, इसी ने मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने बस इससे गुड मॉर्निंग विश करने बोला था अपने सीनियर को। अब अनाया को रिधिमा का ये ड्रामा बेहद बोरिंग लग रहा था। तभी वो बोरियत से बोली, ठीक है मिस रस्तोगी, अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये अभी साबित हो जाएगा। सर क्यों ना हम CCTV फुटेज चेक करें? तो प्रिंसिपल भी मान गए, मगर रिधिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, इसमें CCTV फुटेज देखने की क्या ज़रूरत है? आखिर मैं झूठ क्यों बोलूँगी? तो अनाया इविल स्माइल करते हुए बोली, मिस रस्तोगी आप डर क्यों रही हैं? आपने तो कुछ नहीं किया ना, तो हम CCTV फुटेज चेक कर लेते हैं। अब तो रिधिमा कुछ बोल ही नहीं पाई और अनाया उसे एक डेविल स्माइल पास करती है जिससे उसको और डरने लगता है। तभी अनाया बोलती है, सर अभी मिसेज रस्तोगी बोल रही थी कि मेरी गलती है तो मुझे मिस रस्तोगी से घुटने टेक कर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अब मैं बोलती हूँ, जिसकी गलती होगी वो पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगेगा। तो रिधिमा गुस्से से बोली, नो वे, मैं तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो अनाया एक तिरछी स्माइल कर बोली, मगर तुम तो अभी बोल रही थी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम क्यों माफ़ी मांगने लगी? दूसरी बात, दो कौड़ी की तुम हो जो अपने बाप के दम पर उछलने के और रौब छांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, और तुम मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं, तो अपना कंपैरिजन मुझसे करने की हिम्मत भी मत करना।
वहीं उसकी बातें सुनकर रिद्धिमा तिलमिला उठी और जैसे ही हाथ उठाने को हुई तभी किसी की डरावनी आवाज गूंजी, मिस रस्तोगी, लगता है आपको अपनी जिंदगी से प्यार खत्म हो गया है, जो आप मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की गलती कर रही हो। वही सब उस इंसान को देखने लगे। ये कोई और नहीं ऋषभ रायचंद था। तभी वो कमरे में एंटर हुआ और बोला, क्या हुआ यहाँ? अभी उसने इतना ही बोला था कि सीसीटीवी फुटेज आ गई। सीसीटीवी फुटेज देखते ही रिद्धिमा का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे ही वीडियो चालू हुआ सब लोग वीडियो देखने लगे। वीडियो में सारी गलती रिद्धिमा की ही थी क्योंकि उसने ही पहले हाथ उठाने की कोशिश की थी। तभी मिसेज रस्तोगी बोली, तो अगर ये सर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश कर देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अनाया की बेहद ठंडी आवाज गूंजी, मिसेज रस्तोगी, आपकी बेटी इतनी महान नहीं है जो अनाया रायचंद अपना सिर उसके आगे झुकाएं। तभी ऋषभ बोला, प्रिंसिपल सर, अब आपको पता है आगे क्या करना है। मिस्टर रस्तोगी, शायद आपके पास ज्यादा पैसा आ गया है, तभी तो आपकी बेटी किसी को भी धमकाने की हिम्मत कर रही हैं। रिद्धिमा को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि ऋषभ बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसे लगा उन दोनों के बीच कुछ है और रिद्धिमा इतनी बेवकूफ है कि उसने अभी भी अनाया के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया। रिद्धिमा अनाया को गुस्से में देखते हुए बोली, तुम घटिया लिंक की इतनी छोटी सी उम्र में लिंक के फंसा रही हो। तभी आई थी ना इस कॉलेज ताकि अमीर लिंक के फंसा सको। अभी उसने इतना ही बोला था कि उसके मुंह में एक जोरदार तमाचा पिंगा और ये तमाचा इतना तेज था कि रिद्धिमा जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये थप्पड़ ऋषभ ने मारा था और उसके आसपास से बेहद स्ट्रांग डरावना ऑरा निकल रहा था। वो अपनी खूनी आंखों से देखते हुए बोला, मैं कभी भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, मगर तुम ये डिजर्व करती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोलने की? हाँ। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो खुद को शांत करने लगा और मिस्टर रस्तोगी को घूरते हुए बोला, ये बहुत महंगा पिंगेगा तुम्हें। और अनाया को देखकर बोला, प्रिंसेस चलो। तो अनाया बोली, नहीं भैया, अभी नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी, आप जाइए और हाँ, दादू को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। तो ऋषभ वहां से चला गया और सब लोग सदमे से अनाया को देखने लगे। तो अनाया बोली, सर, जो शर्त थी वो पूरी करने का टाइम आ गया है। तो रिद्धिमा बोली, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। इस बार प्रिंसिपल बोले, मिस रिद्धिमा, या तो आप माफी मांगेंगी या कॉलेज से जाएंगी, आपकी मर्जी है। और अनाया से बोले, आप जाइए अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और रिव्यू दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल दिल स्माइलिंग फेस। CH21 मिसेज गोयनका की बेइज्जती। प्रिंसिपल रिद्धिमा से बोले, तो बोलिए मिस रिद्धिमा, या तो आप माफी मांगेंगी या कॉलेज छोड़कर जाएंगी। तो रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोली, सर, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आज उन्हें समझ आया कि खुद से कमजोर को सताना आसान है, मगर जब हमारे भी वही चीज हो तो तब कैसा महसूस होता है। डिवाइन ग्रुप के सभी लोग समझ के गए थे, सिवाय रिद्धिमा के। उसके दिल में अनाया के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी, मगर इसमें सिर्फ रिद्धिमा का नुकसान था जो अपने मौत के करीब बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, सभी बच्चे और टीचर्स ग्राउंड में इकट्ठा हो। सभी की क्लासेज खत्म हो ही गई थी तो सब ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। वहां प्रिंसिपल के साथ रिद्धिमा खिंगाई थी। जैसे ही रिद्धिमा को लोगों ने स्टेज पर देखा, सब लोग मुड़कर अनाया को देखने लगे, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर रिद्धिमा ने माइक पकड़ा और अपने घुटनों पर बैठते हुए अनाया की तरफ नफरत से देखते हुए बोली, मिस रायचंद, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर आप पर इल्जाम लगाए थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। मगर अनाया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से निकल गई। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसको इतना इंसल्टिंग फील हुआ और ये सब अनाया के वजह से हुआ। इसलिए उसने अपने मन में बोला, बहुत उछल रही हो ना अनाया रायचंद, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। जैसे तुमने मेरी इंसल्ट की ना, ऐसे सबके सामने घुटने टिकाकर मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी ताकि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचो। उसके बाद वो उठी और भागते हुए वहां से निकल गई। प्रिंसिपल ने भी फिर सबको घर जाने को बोलकर खुद भी चले गए। तभी सभी बातें करने लगे, यार आज तो मजा आ गया, खुद को महारानी समझती थी, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया उस न्यू स्टूडेंट ने।
आज से कभी भी भूलकर भी उससे मत उलझना, वरना शायद हमारा हाल रिद्धिमा से भी बुरा हो। सब यही सोच रहे थे। डिवाइन ग्रुप आज बहुत शर्मिंदा था। फर्स्ट टाइम उन लोगों के किसी ग्रुप मेंबर को ऐसे माफ़ी मांगनी पिंगाई। वो लोग भी वहां से निकल गए और कॉलेज फोरम में सभी इसी चीज़ पर चर्चा कर रहे थे। रिद्धिमा जब अपने घर पहुंची तो उसके मॉम डैड बहुत परेशान होकर हॉल में बैठे थे। रिद्धिमा बोली, डैड क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? तो उसके मॉम डैड बोले, बेटा हमारा सारे शेयर्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और हमारे बहुत से शेयर्स या ये मान सारे शेयर्स कोई खरीद रहा है। मेरे हाथ से सीईओ की पोजीशन तो जाएगी ही और साथ ही मेरी कंपनी भी। अब क्या करूं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। तो रिद्धिमा बोली, मगर डैड ये सब कर कौन रहा है और किसने खरीदे शेयर्स? तो मिस्टर रस्तोगी बोले, ये सब ऋषभ रायचंद कर रहा है, मगर ये शेयर्स कौन खरीद रहा इसका कुछ पता नहीं चल पाया अभी। अब जब वो इंसान एज सीईओ आएगा तभी पता चलेगा कि कौन है। रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने कमरे में गई और बेहद गुस्से में बोली, अनाया अनाया ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें बर्बाद ही नहीं जान से मार दूंगी। तुम देखती जाओ, तुम्हें मैं तंपा कर मारूंगी जिससे तुम दोबारा जन्म लेने से भी डरो। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वहीं अनाया घर के लिए निकल गई और उसने रूही और रूहानी के लिए गाड़ाई भेज दी। अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दी। वो बोली, रिद्धिमा तुम कुछ ना कुछ करोगी मुझे पता है, मगर तुम इस बार गलती करोगी तो तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी और मैं चाहती हूँ तुम गलती करो। आज से तुम्हारी जिंदगी अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में कटेगी। तुमने झूठ और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाकर सबसे बंगाई गलती कर दी। अभी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, मगर तुम अपनी हरकतें नहीं सुधारोगी तो तुम्हें मारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। और थोड़ी देर में उसकी गाड़ाई रायचंद मेंशन पर आकर रुकी और उसने गाड़ाई से उतरकर चाबी गार्ड को दे दी और अंदर की चली गई। वो बहुत थक चुकी थी और उसे अभी थोड़ा आराम करना था, तो वो लिविंग से होते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ कुछ मेहमान भी मौजूद थे। उसमें से एक औरत बोली, कैसी बदतमीज लिंक की है, अपने बंगों को बिना ग्रीट किए चली गई। यही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को तुमने? फिर रुक कर, ये तो हॉस्टल में रही है ना, तभी इसमें मैनर्स की कमी है। कोई कुछ बोलता तभी अनाया, जो अभी तक उनकी बातों को नज़रअंदाज करके ऊपर की तरफ जा रही थी, वो बोली, मिसेज गोयनका आप फ्री का ज्ञान देती हैं या इसके लिए पैसे चार्ज करती हैं? अनाया की इस बात पर सभी को बहुत हंसी आ रही थी, सिवाय मिसेज गोयनका और उनकी बेटी करिश्मा गोयनका को छोड़कर। वो अनाया से बोली, तुम बदतमीज लड़की ऐसे ही बात करती क्यों अपनों से बंगों से? अभी तक रूही और रूहानी भी घर पहुंच गए थे और वो भी मिसेज गोयनका को जानते थे, जो उनकी दूर की रिश्तेदार हैं मगर बहुत ही घमंडी और लालची। अनाया बोली, वो क्या है ना मिसेज गोयनका, मैं अपने से बंगों की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर वो लायक होना चाहिए इसके। तो मिसेज गोयनका भंकते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं इज्जत के लायक नहीं हूँ? हाँ। तो अनाया बोली, मैंने ऐसा कब बोला, वो तो आप खुद ही बोल रही हैं। तभी वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब तो अनाया को भी गुस्सा आ गया और उसके आसपास से मडस ऑरा निकलने लगा जो किसी को भी ड्रॉ दे। अनाया बोली, आवाज नीचे, मिसेज गोयनका मेरे ही घर में आकर आप मुझे धमकाने चली थी? हाँ, उठिए और निकलिए यहाँ से। मिसेज गोयनका गुस्से से रिद्धि जी को देखते हुए बोली, रिद्धि तुम्हारी बेटी को देखो कैसे बदतमीजी कर रही है। अभी उन्होंने इतना ही बोला था कि अनाया का गुस्सा बढ़ गया और वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, गार्ड। थोड़ी देर में वहां 4 गार्ड आए और अनाया के आगे अपना सिर झुकाकर खंगे हो गए। तो अनायास बोली, इनको बाहर निकालो यहाँ से और आज के बाद इन्हें इस मेंशन में आने मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वहां से अपने कमरे में चली गई और यहाँ गार्ड उन्हें वहां से घसीटते हुए ले गए और मेंशन से बाहर फेंक दिया।